नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है उससे पहले आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में NCERT एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आपको बताना चाहूँगा कि हम रेगुलरली NCERT के जो चैप्टर हैं वो आपको अच्छे तरह से समझा कर यहाँ पे वीडियोज़ लाते हैं। उसी के अंदर आज हम जो तीसरा अध्याय है आपका चुनावी राजनीति, उसका थर्ड पार्ट नहीं फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। 3 पार्ट हमने पहले इस चैप्टर के जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस प्रकार से हम आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर जो चुनावी राजनीति वाला चैप्टर आपका 3 चैप्टर NCERT 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का, उसे हम पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं कि चुनाव में लोगों की भागीदारी। ये एक सवाल आपका रहता है कि चुनाव के अंदर हम सोचते हैं कि हमारी जो भागीदारी रहती है वो कैसे हो, हम चुनाव के अंदर भागीदार कैसे हैं और हमारी क्या भूमिका उसमें रहती है। तो दोस्तों समझेंगे, चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखता है कि इसमें लोगों के उत्साह से समझदारी करते हैं या नहीं, यानी कि भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अभी इन लेखा चित्रों को पढ़ेंगे, आगे आपको अभी देखिएगा, आपको कुछ ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर आपको निष्कर्ष भी निकालना है। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट आपके सामने आता है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है और मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में यह तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। भारत में इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि अन्य देशों में यदि आप देखेंगे तो वहां पे इस प्रकार से चुनाव होते हैं तो वहां पे अधिकतर गिरा है। जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर उनका जो मतदान है वो गिरा है। तो उसी के संबंध में हम थोड़ा सा भारत और ब्रिटेन का छोटा सा हम यहाँ पे ग्राफ लेंगे, उससे हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत और ब्रिटेन का आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो रेड वाला है ये देखिए, ये भारत ब्रिटेन का है, जो कि देखिए पहले 78 था, उसके बाद में 72, फिर 59 और फिर 66, यानी कि घटा है। और हमारा जो इंडिया का है वो 56 से 58, 62, फिर एक बार थोड़ा सा 60 हुआ, यानी कि फिर भी हुआ, लेकिन वो जो पहले था हमारा जो देखिए 1991 1991 का था, उससे कम तो नहीं हुआ है और 2015 तक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है तो उसके अंदर हमारा जो मतदान है अन्य देशों के मुकाबले बेहतर रहा है। तो ये एक चुनाव के संबंध में आप इस प्रकार से समझिए। इसी के आगे हम जो आगे एक और पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम में लोकतंत्रों में स्थिर इससे उलट है और अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग, हिस्पैनिक लोग, अमीर लोग व श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। ये देखिए, ये वही है कि भेदभाव है, या उसी प्रकार से कि वहां पे जो श्वेत लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनकी तुलना में काफी मतदान कम है, क्योंकि जो अफ्रीकी मूल निवासी हैं, जो गरीब है, वो जो ब्लैक है यानी कि गहरे रंग के हैं, तो उन लोगों के मतदान के मुकाबले ये बहुत कम मुकाबला वहाँ पे रहता है कि वहाँ पे मतदान कम रहता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे ये एक देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पे शो होगा भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूह में मतदान का प्रतिशत की तुलना। अब देखिए अच्छे से ये इसी प्रकार से समझाया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए इसमें ये मतदान का है, तो इसमें ये अलग अलग है, ऊंची जाति है, ये पिछड़ी, ये अनुसूचित और ये अनुसूचित जनजाति। ये इंडिया का है, ये आपको पिंक में दिख रहा है, ये भारत है। तो भारत में देखिए अधिकतर ऐसा है कि यहाँ पे बढ़ते हैं, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति रहती है उससे ज्यादा, फिर अनुसूचित जाति, फिर ये अनुसूचित जनजाति जो ST SC रहती है, तो उनका मतदान यहाँ पे बढ़ता ही है। और यदि आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ पे जो गोरे लोग हैं, जो अमेरिका के, यानी कि जो आप अंग्रेज बोलते हैं उन्हें, वो उनका मतदान सबसे ज्यादा रहते हैं। अश्वेत यानी कि जो आप उसे बोल सकते हैं, जैसे काली थोड़ी सी उनकी चमड़ी रहती है, यानी कि पूरी नहीं, लेकिन
तो उनको ये बोले जाते हैं, जैसे अभी इंडिया के लोग रहते हैं तो उनको इंडिया के जैसे लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। ये हिस्पैनिक है, ये देख सकते हैं आप कितना कम है। तो ये जो आंकड़ा आपको यहाँ पे शो हुआ है ये रियल आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपको बना के दे दिया। यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन है 2004 में 2004 की बात है, ये 04 की। तो उसमें CSDS है और ये नीचे वाला ये तो हमारे भारत का है, और ये 2004 का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो अमेरिका के अंदर है। तो उसके अंदर नेशनल इलेक्शन स्टडी के मुकाबले ये वहां से रिपोर्ट है, ये भारत की है, ये अमेरिका की है। तो उससे पता चलता है कि कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम तीसरा जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है कि भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। भारत के अंदर आप समझते हैं कि भारत के जो लोग रहते हैं वो चुनाव को महत्व ज़्यादा देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तौर तरीके में वो वोट का महत्व है। ये इंडिया के लोग सोचते हैं, और उसी प्रकार से यही है कि क्या होता है अक्सर उनके साथ में। तो उसी के साथ में ये छोटा सा यहाँ पे आप ये इस प्रकार पे ज़्यादा विचार करें कि अपने परिवार के सदस्य मतदाता हैं, उनसे आपको पूछना है कि लोकसभा और विधानसभा में वो वोट देते हैं या नहीं। यदि आप भी 18 वर्ष के हो गए हैं, वयस्क हो गए, तो आप भी वोट देते हैं या नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपको उसका कारण भी पूछना। कभी कभी क्या होता है कि अभी मान लीजिए मैं हूँ, तो यदि मुझे पसंद नहीं रहती कोई सी भी पार्टी या मुझे कोई मतलब नहीं रहता, अधिकतर ऐसे रहते हैं, या कईयों की उम्र हो जाती है लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बाधाएं आपके सामने आती है। और यदि मतदान किए जाते हैं तो उनसे ये भी पूछना है कि किस पार्टी को और किस उम्मीदवार को दिया और क्यों दिया है। समझ रहे हो कि आपने किसी को वोट तो दिया, लेकिन आखिरकार आपने उसी ही वोट क्यों दिया, उसका भी आपको कारण जानना। अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से या अपने पड़ोस वड़ोस में आप इस प्रकार की जानकारी जुटाएं जरूर, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। तो आपको ये भी पूछना है कि क्या चुनावी सभा या रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधि में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, ये भी आपको पूछना है। ठीक है, तो इसी में अब हम जो आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है। आप देखिए 67% ये हमारी राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन की जो 2004 की जो CSDC की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह है कि 67% फर्क पड़ता है, और 18% फर्क नहीं पड़ता और 15% पता नहीं है। ये रियलिटी है। अब इसमें जो हम आगे चर्चा करेंगे उसमें हम फोर्थ जो टॉपिक है वो ले लेते हैं कि साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, और 2004 की जो चुनाव हुई उसमें 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में न किसी तरह से भागीदारी की है, और आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। आप भी देखते होंगे कि आपके भी परिवार में माता पिता हैं या आपके ताऊज हैं या फिर भी जो भी हैं, तो वो क्या कर रहते हैं कि वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, और वो उन्हीं का जब चुनाव आते हैं तो उनसे पहले वो चुनाव भी करते हैं, चुनाव के लिए प्रचार भी करते हैं। आप देखते होंगे इसी के अंदर जो छोटी सी यहाँ पे एक रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है, जो राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन है CDS की, उसी की बात है ये भी। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि कैसे भाग लेते हैं। तो पहले कम लिया और अभी उसकी मात्रा में प्रतिशत लोग यानी कि बढ़ रहे हैं। चुनाव के अंदर गतिविधियों के अंदर भाग लेने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं लोग उसके अंदर जाते हैं पार्टी में, या पार्टी की किसी भी पार्टी रहती है तो उनके जो भी लोग रहते हैं उनके सदस्य अपने आप को मानते हैं, और उसके अंदर जो कार्यकर्ता रहते हैं तो उनकी संख्या बड़ी है। देखिए 1996 के अंदर 8% थी, और अभी 2004 की बात है ये, जब 32%, 32%। आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कितना बदलाव हमारे यहाँ पे चलता जा रहा है। अब आगे इसी के अंदर छोटी सी एक आगे बात करेंगे कि चुनावी जो नतीजों को स्वीकार करते हैं तो उसके संबंध में कि चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं।
और अगर चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्षों में ही जाते हैं। ऐसे स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है और आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती है। और भारत में आप इसके कुछ नतीजों के कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यदि वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके वहाँ पे फिर क्या रहता है, जो ताकतवर है कि भाई आप ये तो देखिए ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है नहीं कि आपको अलग से पढ़ाई जाए, लेकिन फिर भी आपको दिया गया है क्योंकि ये कॉमन सेंस की आपकी बात है कि आपने सुना होगा। एक आपको कहावत या मुहावरा के टाइम में आपको बता देता हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हो, यानी कि जो ताकतवर है उसी की समाज में चलती है और वही पार्टी में सत्ता में आएगा और वही सरकार चलाएगा। तो अब आपको बता देना चाहेंगे कि भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां ही हारी ही है। यानी कि जो 3 चुनाव हुए हैं उनमें से 3 में से 2 तो शासक जो पार्टियां हैं वो हारी ही है। अब आगे देख लेते हैं कि जो चुनाव है अमेरिका का, उसमें प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है और भारत में निवर्तमान सांसदों व विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि जैसे ही विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा के तब जो विधायक रहते हैं तो वो चुनाव लड़ते हैं और अधिकतर बार ये रहा है कि आधे से ज्यादा जो विधायक हैं एमएलए हैं वो चुनाव हारते ही हैं और आधे ऐसे रहते हैं जो वापस से अपनी सरकार बनाते हैं, यानी कि अपनी वहां पे खुद ही विधायक रहते हैं, वापस भी वही रहते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। आप देखते हैं कि कभी कभी वोट कभी कभी खरीदा जाता है, ये आम हो गया है। और एक ये रहता है कि जो क्रिमिनल रहते हैं पृष्ठभूमि में जो अपराध करते हैं उनका भी बहुत आम बात है कि वो चुनाव आसानी से हार जाते हैं, क्योंकि आज आप समझते हैं लोगों किसी को पसंद नहीं है, खराब या गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना कोई भी पसंद नहीं करता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। समझ पा रहे हैं आप? आगे चलते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम आगे बात कर लेते हैं इसमें छोटी सी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अब इनमें क्या क्या चुनौतियां आपको आती है उनके संबंध में, कि इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उससे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में सामान्य नियम के तोड़े बहुत अपवाद हैं। यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। यानी कि भारत के अंदर लोगों की इच्छा के अनुसार ये होता है। अभी भारत में कम है कि लोग पैसों से या अपनी ताकत के अनुसार वो राज करें, ऐसा है नहीं। पर जब आप थोड़ी ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो आपको तस्वीरें कुछ अलग लगेगी। और क्या होगा कि पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं। क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं व चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। और कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिनमें हम आगे इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या है। उससे पहले हम छोटी सी जानकारी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य व जीतने वाले रिश्तेदारों को भी टिकट दिया है। कभी कभी ये देख लेते हैं आप कि जिनका संबंध अच्छा रहता है पार्टी के मुखिया से तो उन्हीं को टिकट देते हैं। आगे चलते हैं कि क्या है कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले जो उम्मीदवार हैं
पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, ये कहना मुश्किल है, पर स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्टून है उसकी बात हो रही है, ऊपर वाले कार्टून की, कि इस कार्टून में नेताजी आप देखें यहाँ पे, तो ये संवाद सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखा रहे हैं कि भाई भतीजावाद, समझ पा रहे हैं आप, यानी कि अपने अपने को टिकट देते हैं, वो है। अब आगे इसी में छोटा सा यहाँ पे देखिए दूसरी मजबूती है, तो यहाँ पे मनी है, मनी जानते हो, पैसा, वही है ये। तो ये कह रहा है कि चुनावी अभियान शीर्ष वाला ये कार्टून लातीनी अमेरिका के संदर्भ में बना है। क्या ये भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर, अभी तो ये भारत में है नहीं वैसे, और आशा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे कुछ देशों में ऐसा अभी वर्तमान में हो रहा है। चलिए एक कार्टून और देख लेते हैं। ये जो कार्टून है ये वोट के पहले और बाद में मतदाताओं की सही स्थिति को दिखाता है। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही हुआ होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं कि ऐसा, जब ऐसा नहीं हुआ है? ये चुनाव रहते हैं तब की बात है ये। क्या देखें, चुनाव से पहले नेताजी आपके पैरों में और चुनाव के बाद में आप नेताजी के पैरों में। ये देख रहे हैं, चुनाव के दिन ये नेताजी हैं, ये पार्टियां हैं, ये आपके पैरों देखो, ये पढ़ रहे हैं, पैर पढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि आप हमें ही वोट दें। और उसके बाद में जैसे जीते तो ये नेताजी देखो, ये पैरों नीचे कुचल के जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से अभी वर्तमान में देखा जाता है और यही सत्य है। देखते हैं आगे। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। ये अधिकतर रहता है कि जिसके पास में पैसा रहता है तो उन्हें टिकट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, और अलग अलग पार्टियों में जब कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदारों को आसानी से टिकट मिल जाते हैं, ये भी आम बात है, आप सोच सकते हैं। आगे इसी में है कि अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां और नीतियों व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। या आप देख पाएंगे कि कभी भी आपको लगता है कि कमजोर और कम पैसे वाले और ऐसे गरीब लोग चुनाव लड़ें, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, एक और इसमें पार्ट बच रहा है, ये हम कवर कर लेते हैं कि बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है, कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। और ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों को की भी यही स्थिति है, और लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूर बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संगठनों की तरफ से होती है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ में आप खुद इसके बारे में विचार करेंगे। आगे देखते हैं, ये भारत चुनाव के बारे में कुछ तथ्य हैं जिन पर आप सभी को बता देते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% थी, कि 12% महिलाओं की। चुनाव कब हो इसके बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करता है। और 16वीं लोकसभा में 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक थी। अब देखिए, जब लोकसभा के जो सदस्य थे उनमें से 440 तो ऐसे सदस्य थे कि उनके पास में संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। अब बताइए आप, चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है। तो ये आम बात है, इस प्रकार से आप देखते हैं, सुनते हैं, तो इस प्रकार से बातें जरूर होती है। चुनावी धांधली, अब कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आम तौर पर आप छोटे चुनाव रहते हैं तो उनके अंदर आपको देखने को मिलती है, और वहाँ पे सुना भी होगा आपने कि चुनाव में धांधली हुई है। तो कैसे? चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फेरफार को चुनावी धांधली कहते हैं। इसमें जो कुछ ही लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के वोट डाल देना
एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डाल देना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार पक्ष में काम करवाना जैसी बातें इसमें शामिल रहती है। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक है ये तीनों। एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और फिर आप समझते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में से इससे चुना गया ये निर्वाचित व्यक्ति है। आचार संहिता क्या होती है, जिसे आप कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वही चीज है। चुनाव के समय पार्टियों उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और इनकी जो भूमिका रहती है वो भी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि यदि ये नहीं हो तो भाई गड़बड़ हो जाती है और ये हर जगह लागू रहती है। आगे हम छोटी सी जो जानकारी है इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बताऊं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आपको क्या प्रतिज्ञा लेनी होती है वो आपको एक बार यहाँ पे बता देते हैं, आप जरूर लीजिएगा। हम भारत के लोग लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं कि आप किसी धर्म, जाति, वर्ग इस प्रकार से न जुड़कर, इन प्रकार के प्रलोभनों में न पड़कर आप अच्छे प्रकार से आप चुनाव करेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि आपके विद्यालय के अंदर भी आप इस प्रकार से चुनाव के बारे में आपको शपथ लेनी चाहिए और दिलवानी चाहिए। अब आगे इसमें छोटा सा है कि 2016 की एक आपको तस्वीर यहाँ पे शो कर रही है, बहुत अच्छी तस्वीर है, आप इसे गौर से ध्यान से देखिएगा। क्या ये तस्वीर, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे ये भारत निर्वाचन आयोग है, ये लोग हैं, सदस्य हैं। तो ये एक क्या झांकी राजपथ पर नई दिल्ली के अंदर 67वां जो 67वां आपका गणतंत्र दिवस था 2016 के अंदर मनाया गया था। तो वहाँ पे नई दिल्ली में ये एक झांकी वहाँ पे दिखाई गई थी और सजाई गई थी, बहुत ही अच्छी है, जिसमें इस प्रकार के कुछ छाया चित्र आपके सामने हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 के। चुनावी राजनीति का हमारा जो 3rd चैप्टर था उसका ये लास्ट वीडियो पार्ट आपके सामने आ चुका है। तो आशा करूँगा कि आप इन्हें अच्छे प्रकार से, आपके पास में बुक नहीं है तो भी आप फ़ोन के अंदर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इन्हें सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप आसानी से इन्हें पढ़कर आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और आप अपनी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको अच्छी जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जो दोस्त हैं उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने ज्ञान को अर्जित कर पाएँ और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, ताकि आप सभी अपने जो लक्ष्य हैं उसकी ओर बढ़ें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।